नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों को लेकर अपने पाले में करने को लेकर लगातार बैठक कर रही है। कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में बैठक की गई, जिसमें तमाम पदाधिकारियों को जनसंपर्क अभियान को लेकर तेजी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाकर के केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का बखान करने को लेकर निर्देश दिए गए। तो वहीं आज एक बार फिर बीजेपी में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें अवध क्षेत्र के विस्तारकों को तमाम निर्देश दिए गए। वहीं आगामी 14 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का श्रावस्ती से चुनावी बिगुल का शंखनाद होगा। बता दें, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अवध क्षेत्र के तमाम सीटों को टारगेट किया जा सकता है। लोकसभा की महालड़ाई में समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के आने के बाद सपा लगातार ग्राउंड पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम को लेकर सपा में हर दिन बैठकों का दौर जारी है। बता दें, मतदान सूची और जाति जनगणना, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया जा रहा है। अखिलेश यादव देश भर के अलग अलग कोने में जाकर विपक्षी एकता को धार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आज अखिलेश यादव मुंबई के दौरे पर हैं, जहां एनसीपी संस्थापक शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और बीजेपी को कैसे 24 के चुनाव में रोकना है जैसी तमाम बातों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कोई भी दल, कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन में बदलाव की बात कह रही है, तमाम बातें कह रही है। वहीं अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। वहीं विपक्षी एकता को मजबूती देने में लगातार समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये चुनावी रंग, ये बैठकों का दौर क्या कुछ रंग लाता है। और यही आज चर्चा का विषय है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। वहीं रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, आपकी तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी अब पीछे नहीं है। आप लगातार संगठन में बदलाव की बात कह रहे हैं, वहीं विपक्षी एकता को अखिलेश यादव धार देते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आपको नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? मेरी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये 24 घंटे 12 महीना पूरे 5 साल काम करती है जनता के लिए, जनता के हित के लिए, और कितना बेहतरीन तरीके से सरकार काम करता है, इस पर हमेशा उसकी दृष्टि रहती है और करती का। और ये जो संगठनात्मक परिवर्तन की बात हो रही है, परिवर्तन नहीं है, कुछ जिलों में चुनाव अपेक्षित है, जिला अध्यक्षों पे बात होनी है, क्षेत्रीय पे टीम बननी है, और ये सतत प्रक्रिया है, कोई चुनावी दृष्टि से नहीं हो रहा। पार्टी अपने संगठन को कैसे मजबूती दे, कितने प्रभावशाली भूमिका में रहे, इस पर वो हमेशा काम करती है और करती रहेगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये इनके लिए नई बात हो सकती है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और देखा जाए तो मुकाबला सीधा आपका और समाजवादी पार्टी का रहता है। जिस तरह विपक्षी एकता को समाजवादी पार्टी धार दे रही है, तो इससे आपका कुछ नफा नुकसान नहीं होगा? हमारी होने जा रही है। तो ठीक है देवेंद्र जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपके पास फिर आऊंगी। रविंद्र जी, देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। संगठन की बात संगठन में बदलाव की बात कह रही है। बैठकों का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी में जारी है। वहीं अखिलेश यादव विपक्षी एकता को धार देते नजर आ रहे हैं। क्या 24 के चुनाव में टक्कर दे लेंगे भारतीय जनता पार्टी को? तो मैडम, हम लोग कह रहे हैं 2017 से ही छोटा सा आंकड़ा ही बता दें। चलिए 2019 में
विपक्षी एकता की क्यों भारतीय जरूरत जन- पड़ गई सर? 17 से ही जब आप कह रहे हैं हम टक्कर दे रहे हैं, विपक्षी एकता की जरूरत अब क्यों पड़ गई? मतलब आपको लग रहा है कि हम अकेले टक्कर नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? इससे पहले भी विपक्षी एकता की जरूरत पड़ी है। 1977 में, 89 में, 2004 में। ये तो राजनीति का एक पहलू है। जो एकता की बात है वो भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए बना के लगातार चल रही है, जिसमें शुरुआती दौर में 34 लोग आए थे। प्रमुख एक भी पार्टी उनके साथ में नहीं है। उनको जरूरत पड़ गई तो हमको भी जरूरत पड़ गई। तो राजनीति का फलसफा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है वैश्विक स्तर पे कि जो पार्टी जीत गई, जो पार्टी हार गई, उस दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, क्योंकि जीती हुई पार्टी के पास में बहुमत नहीं था। ऐसा इजराइल में हो चुका है। ये बड़ा विषय नहीं जो आपने पूछा है। जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा था वह प्रमुख है कि हम क्या कर रहे थे। तो उसका आंसर यह है कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50% मत पाती है, 22 के चुनाव में 41% मत पाती है, और निकाय के चुनाव में 30% मत पाती है। यह जो भारी गिरावट है 50% से 30% की, वो समाजवादी के सक्रियता के नाते है और इनकी जन विरोधियों नीतियों और तानाशाही पूर्ण नीतियों के कारण में है। तो हम तो अपने रास्ते पे चल ही रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का वह अभिमान टूटा है जो वो 15 दिन पहले या एक हफ्ता पहले टिकट दिया करती थी। लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी आगे है। नगर निगम की सीटों पर देख लीजिए, निकाय चुनाव में देख लीजिए नतीजे। उत्तर प्रदेश की बात कर रही है कि राष्ट्रीय स्तर की? मैं उत्तर प्रदेश की अभी मैंने आपसे बात की है, नगर निगम चुनाव उत्तर की। प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश चलिए आ गए मैं, ठीक है, आप पकड़ लिया मैंने आपको। तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे खराब चुनाव है जो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। कैसे सर? इसमें 30% मत हासिल हुआ भारतीय जनता पार्टी को, और उसका 8% मत घटा और हमारा 3% मत बढ़ा। और भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों से भी पीछे हो गई, निर्दलियों के 34% मत आए। ये तो निकाय का है। दूसरा क्या पूछा था आपने? सर मेरा यही आपसे सवाल है कि जिस तरह से विपक्षी एकता को मजबूती दे रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर दे पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी है कहाँ पे? चलिए सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी का विषय। भारतीय जनता पार्टी इस समय केवल 5 राज्यों में उसका अपना शासन है, बस। ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और अगर लोकसभा में जब वो जीत के आई थी 303 सीटों के साथ में, तब केवल 38% मत लेके आई थी खाली वो। अब जो विपक्षी एकता है वो 60 से 62% वोट से उसको टक्कर लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सिमट के राष्ट्रीय स्तर पे 6 राज्यों में है, जिसमें केवल 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात, और कहीं नहीं है। वो ऑपरेशन चला के उसने कर लिया हो तो अलग विषय है। ठीक तो है। भारतीय जनता पार्टी है कहाँ पे? अगर होती तो यूपी में 80 सीटों का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। झूठ, जब उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं तो दावे का कोई महत्व नहीं है। अब सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस। आप हिमाचल हारे, पंचायत चुनाव नागपुर का 100% हारे, एमसीडी दिल्ली बुरी तरीके से हारे, जितने उपचुनाव दिल्ली में भारतीय स्तर पे हुए थे उसमें हारे, मेघालय में हारे, अंधेरी विधानसभा सीट पे उनको प्रत्याशी ही नहीं मिला, और कर्नाटक में बुरी तरीके से हारे। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? चुनाव जो देश में हुए हैं मैंने एक सीरियल से गिनाया है, इसमें कोई भी ठीक है अलग रविंद्र नहीं जी, किया। देवेंद्र जी से जवाब इसका लूंगी कि आखिर वो कहाँ है। सुनील जी आपके पास आऊंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। लगातार तैयारियां की जा रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव कर रही है, वहीं अखिलेश यादव विपक्षी एकता को धार देते नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए मयूर जी, उत्तर प्रदेश में मैंने कई बार राष्ट्रीय चैनलों की बात कही है कि अगर भाजपा के प्रतिद्वंदी के रूप में कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी ही है जी। उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी भी
हर तरह से अपनी सरकार को बनाने में लगे हुए हैं कि आगामी 2024 चुनाव में हमारी केंद्र में सरकार बने या सहयोगी रूप में सरकार बने। अच्छी बात है, हर नेता चाहता है कि हमारी सरकार सत्ता में आए। मैं अपने मित्र रवीन जी से पूछना चाह रहा हूं कि आप बढ़त बढ़त करते करते इतना समय गुजार दिए, वो दिन कब आएगा जब उत्तर प्रदेश की सत्ता से लेकर के और दिल्ली की सत्ता में आप काबिज होंगे? मैं मानता हूं बढ़त आपकी हुई, भाजपा 16 मेयर पे थी सीटों पे, 17 मेयर हो गए उसके उत्तर प्रदेश में। तो बढ़त तो आपकी भी हो रही है, भाजपा की भी हो रही है। मयूर जी, स्थानीय चुनावों में आपने देखा होगा भाजपा के पार्षद त्रिवेणी नगर के मुन्ना मिश्रा 7200 वोटों से जीते, जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूट गया। एक प्रियंका मिश्रा जी पार्षद हैं। अभी आपको बताऊं कि एक कोटेदार की शिकायत हुई, बेचारी स्वयं पहुंची वहां और जांच किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो भाजपा के लोग जड़ जमीन से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। आपने देखा जब चुनाव आता है तो राजनीतिक सारे दल जनता की सेवा के लिए नहीं, सत्ता को एन केन प्रकार हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। कोरोना समय आया, कोरोना काल में कितने राजनीतिक दल बाहर रहे, जनता देख रही है। किसने उनके कंधे में कंधा मिलाया, जनता ये भी देख चुकी है। और वर्तमान में भी सत्ता हासिल करने के अतिरिक्त जनता की समस्याओं को लेकर के कौन पार्टी आ रही। आज टमाटर 120 रुपए में बिक रहा है, दाल 160 रुपए में बिक रही है, सिलेंडर 1100 रुपए 1150 का हो गया है। किस राजनीतिक दल ने धरना प्रदर्शन किया? मयूरी जी, मैंने अपने पूर्व में भी देखा सरकारों को कि महंगाई को लेके यही शिवपाल जी विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किए और लाठी खाए थे। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, और आरपी सिंह भी जानते होंगे, वरिष्ठ नेता हैं, कि धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी लोग कैसे करते थे। आज यह स्थिति आ गई है राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल, मेरा मानना, खुद भयभीत है सरकार से, कहीं भ्रष्टाचार जांचें ना हो मेरी। और अगर आप भयभीत नहीं हैं तो जनता की समस्याओं को लेकर के आप सड़क पे आइए। जनता को भी आभास हो कोई राजनीतिक दल हमारी आवाज सरकार के सामने प्रस्तुत कर रही है। जी, इसको लेकर मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ता से सवाल लूंगी। देखिए देवेंद्र जी, चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जनता हलकान है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम सरकार में है तो हम जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। और कब करेंगे सर? जनता एकदम परेशान है। टमाटर के भाव देख लीजिए, तमाम सब्जियों के भाव देख लीजिए। जो भी चीजें हैं, अभी आप ये तो हमेशा की बात है। इस बीच के सेशन में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है रेट, उस पर कैसे हम प्रभावी भूमिका निभाएं और कैसे इसको कंट्रोल करें, इससे पूरी तरह सरकार एक्टिव मोड में है। और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि 4 दिन में ही आप लोग को इसका फर्क दिखने लगेगा। और ये समस्या कोई आज की नहीं है, पहली बार नहीं है, सरकार की कमी से नहीं है। ये व्यापारी किस तरह काम करते हैं सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उस पर हम पूरी निगाह है और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे त्वरित गति से। ये कंट्रोल हो जाएगा बहुत जल्दी, मैं आश्वस्त करता हूँ। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी आपने सुनील जी को सुना, उन्होंने कहा कि आप जनता के मुद्दों को लेकर कब जमीन पर उतरेंगे। लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव मुंबई के दौरे पर हैं, कब जनता के मुद्दों को लेकर जमीन पर आएंगे? उससे मतलब नहीं इनका। देखिए, परसेप्शन की बात होती है। जनता के हिस्से क्या, जनता के मुद्दों पे समाजवादी का जो है संगठनात्मक ढांचा ही जनता के मुद्दों को लेके बना हुआ है, बूथ स्तर से लेके बना हुआ है। निश्चित रूप से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो किताबों में नहीं चलता है, तो जमीन स्तर पे उठ के काम करता है। अब जनता के मुद्दों की बात मैं बताना शुरू करता हूँ। कोरोना के टाइम से, कोरोना में हमारा कोई भी पार्षद अपने घर में नहीं था और इसका नेतृत्व कर रही थी आदरणीय डिम्पल जी। हाँ सर, मैं मानती हूँ, बिल्कुल आपने जमीन पर उतर कर काम किया कोरोना के टाइम पे, लेकिन अभी जो जनता की समस्या मुख्य बनी हुई है वो महंगाई को लेकर है। आप भी देख रहे हैं जनता परेशान नजर आ रही है। मैं बता रहा हूँ आपको इसी संबंध में। चलिए, आपने महंगाई पूछा, महंगाई पे ही बता देता हूँ। महंगाई पे परसों मैं मेरठ में हूँ इस समय, वहाँ कांवड़ यात्रा निकल रही है, इसलिए बहुत बुरी तरीके से टाइट किया गया है, चारों तरफ से आना जाना बंद है। परसों हमारे कम से कम 1000 कार्यकर्ता उतरे और ज्ञापन दिया, और वो अपना जो
पॉलिटिकल होता है, मिर्चा लेके गए, अदरक लेके गए, नींबू लेके गए, और प्रशासन ने पूरी तरीके से यह रिक्वेस्ट किया कि आप हमको ज्ञापन दे दीजिए, हम उसको पहुंचा देंगे। ये तो मेरठ की बात है। इससे एक दिन पहले मुरादाबाद में यही कार्यक्रम होता है, एक दिन पहले संभल में कार्यक्रम होता है, और परसों मेरठ का कार्यक्रम हुआ है, गोरखपुर में कार्यक्रम होता है। अब कार्यक्रमों के बारे में क्यों नहीं पता चल रहा, मैं आपको बता दूं। माननीय अखिलेश जी की हर अखबार एक खबर छापता है, एक कॉलम की, और बहुत अधिक से अधिक कर देगा तो उसको 4 से 6 सेंटीमीटर कर देगा बस। तो हमारी खबरें क्यों छपेंगी? क्योंकि जो खबर आती है वह समाचार पत्रों द्वारा आती है, टेलीविजन चैनलों के द्वारा आती है। मेरे नेतृत्व में गाजियाबाद में एक खोड़ा नगर पालिका है, पानी की बहुत किल्लत थी गर्मी के टाइम में। आपका कहने का मतलब कि आपके द्वारा काम किया जाता है लेकिन उसे पेपर में छापा नहीं जाता ना, टेलीविजन के जरिए दिखाया जा रहा है? नहीं छापा जा रहा, कहीं हमारा ही नहीं, किसी भी विपक्षी पार्टी का। जब राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की यात्रा चले तब टेलीविजन चैनल अखबारों में नहीं आया। तो ठीक है, देखिए वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनसे इसका जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी देखिए, आप सपा प्रवक्ता को सुन रहे थे, उनका कहने का मतलब है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाचार चैनल है वो दिखाते नहीं है और जो प्रिंट मीडिया है वो उसको छापती नहीं है। देखिए ऐसा है मयूरी जी, मैं मानता हूँ आरपीसी पीड़क मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया वाले सारे भाजपाई हो गए हैं या खाली भाजपा की खबरों को ही प्रकाशित करते हैं। मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं। जिस राजनीतिक दल को कहीं हताशा एहसास होती है वो अपना ढींगरा मीडिया के सर पर मरने लगता है। अरे मीडिया के लिए तो आरपी सिंह जी ने, आपने तो बहुत कुछ किया, अखिलेश जी ने जितना किया है उसको मीडिया कभी मेरी समझ से नहीं पूछ सकती है। आपके मीडिया पर जो लगाव रहे हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व से लेकर के अखिलेश जी के बीच तक, कि मीडिया मेरी समझ से कोई ऐसी नहीं कि आपकी खबरें ना प्रकाशित की जा रही हूँ या मीडिया आपसे नाराज हो या खबरें प्रकाशित न कर रहा हो, न दिखा रहा हो। क्योंकि जिस तरह से मीडिया का आपने सहयोग किया है उसको मीडिया कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि सरकार जिसकी भी होती है, आपकी सरकार रही, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप के लोग फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपकी खबरों से भर देते थे। तो ये तो बट नेचर है, सरकार है, उसकी खबरें ज्यादा होंगी, कार्यक्रम भी ज्यादा होते हैं, इस नाते से स्पेस ज्यादा मिल सकता है। लेकिन मैं आपकी इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं कि आपकी चीजों को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मीडिया से हमेशा आपने कंधे में कंधा मिला काम किया है। मैं इसकी सदैव सराहना करता हूं और भविष्य में सराहना करता रहूंगा। आरपी सिंह जी, आपने मीडिया का हमेशा समर्थन किया, लेकिन ये ठिकरा मीडिया के मत पर सर पे मत फोड़िए आप। इतने वरिष्ठ आप हैं प्रवक्ता, और कि हमारा प्रकाशित नहीं हो रहा, हमको दिखा नहीं रहे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और ऐसा अगर कोई मीडिया वाला कर रहा है तो गलत कर रहा है। सच्चा पत्रकार वही जो सच्चाई जनता के सामने रखे। आपसे मेरा एक सवाल है कि मैंने तो नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने महंगाई को लेकर कभी रोड जाम किया हो, धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो। फिर अभी हाउस शुरू होने वाला है, हाउस में नहीं, आप विधानसभा के सामने आइए। आपके एक आवाज पे, नेताजी की एक आवाज पे उत्तर प्रदेश पूरा बंद हो गया था। आप भी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, मैं छोटा सा पत्रकार हूं, मुझे 25-30 साल हो गया पत्रकारिता में। तो आप वो दौर में देखिए कि हल्ला बोल के नाम पे राज्यपाल महोदय भी काम गए थे, वो भी लोग आपके थे। तो ये आप मत कहिए कि मीडिया आपका साथ नहीं दे रही है। आप मीडिया वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन करो, देखिए कौन मीडिया नहीं दिखाएगा। आज स्थिति ये हो गई कि 200 में अदरक, और अभी हमारे में तो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी तो क्या जिम्मेदारी हम लोगों की, हम लोग तो दिखा, हमारा तो खाली काम दिखाना है। आप छापा मारिए, देखिए व्यापारियों का कितना माल रखा हुआ है। मैं चैलेंज साथ कर रहा हूँ कि दाल रेट बढ़ रहे हैं, उत्पादन नहीं कमी है, स्टॉकिस्ट की वहां छापा मरवाइए, अभी रेट गिर जाएगा। ये काम सरकार का है, भाजपा सरकार का है कि अगर टमाटर महंगा हुआ, चलिए ठीक है, बरसात हो गई है, लेकिन बरसात की आड़ में व्यापारी जो है, कुछ चंद व्यापारी सामान का स्टोर कर रहे हैं जिससे उनके मार्केट रेट बढ़ रहे हैं। ये सरकार का नैतिक दायित्व तो है कि सरकार मंडियों में जाकर के जो स्टॉकिस्ट है उनको छापा मारे और देखिए कितना माल बरामद होता है। अभी महंगाई कम हो जाएगी, अभी टमाटर रेट गिर जाएगा, अदरक रेट गिर जाएगा। लेकिन आप साहब करेंगे तब, मयूर जी एक सेकेंड, जब 2-4 महीने गुजर जाएंगे
अच्छा पैसा लोग कमा लेंगे, तब आप उसमें छापा मारेंगे। आपको याद होगा कि हमारे पूर्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्याज के दाम बढ़े थे, विदेश से लौट करके भारत में आए थे, ऐसे भी भाजपा के नेता थे। और आज आप कह रहे हैं कि समय के हिसाब से दिक्कत हो रही है और सही हो, कब सही हो जाएगा? जब जनता 160 टमाटर खा के मर जाएगी तब अच्छा होगा। इतनी महंगाई के मार जनता तबाह है, आप ध्यान दीजिए, नहीं तो इस चुनाव, आगामी चुनाव में कहीं न कहीं मयूर जी इसका प्रभाव भाजपा के ऊपर पड़ेगा। जी ठीक है। देखिए देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगी, फिर जी से मुद्दे पर आ रही हूँ जी मैं। देखिए जो आपकी जी मुख्य विपक्षी पार्टी है, अखिलेश यादव खुद विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, मुंबई के दौरे पर जी हैं। और कहीं ना कहीं अगर विपक्षी एकता मजबूत होती है, आपको इससे डर नहीं लग रहा कि आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है? कतई नहीं, हम्म 1% नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। ये गलतफहमी दूर कर लें कि ये जो मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा ये बातें, कि ये जो फ्यूज बल्बों के झालर हैं, इससे रोशनी नहीं मिलने जा रही देश को, जनता को, प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, कहीं को जनता ने, आज चुनाव आ गया, ये सीजन का। और ये आप, मैं सबको अवगत कर दूं, संबंधित प्रवक्तागणों को, हर चुनाव के पूर्व इस तरीके के ये साजिश करते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं, केवल एक बात है, किस नहीं, देश की जनता ने मन बना लिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार मैंडेट दे रही है। केंद्र प्रदेश में सरकारें हैं भाजपा की, ट्रिपल इंजन की सरकार, हम नगरों में भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ ना पाने को है और न कुछ गंवाने को। 1 और 2 सीटों से लोकसभा ये बचाने वाले। आज बात करते हैं विपक्ष की भूमिका की। कहाँ है ये? जमीन नहीं मिल रही इनको उत्तर प्रदेश में, ढूंढ रहे हैं। और जमीन जब नहीं मिल रही है तो कभी पटना में जाएंगे। आप ये अभी आरोप लगा रहे थे कि मीडिया दिखाती नहीं। अभी पटना में जो सर्वदलीय ये जो बैठक हुई, कोई एजेंडा नहीं। क्या उसका जो फोटोग्राफ किसने नहीं देखा? अखिलेश जी की, राहुल जी की, ममता जी की, किसका लोगों ने मीडिया में नहीं देखा। और एक चीज, किसी के ऊपर आरोप लगा देने से अपने पाप नहीं धुल जाते हैं। ये अपने आस्तीन में झांकें, अपनी कमियों को देखें, ये ईमानदारी से जनता के हित में उतरे, शायद जनता इनके बारे में सोचे। अभी इनके पास कुछ है नहीं। ये लोकतंत्र के जो अपेक्षा की बात करते हैं कि मीडिया ऐसा कर रही है, आज सोशल मीडिया का युग। आप कार्यक्रम करते हैं, सभी पार्टियां, सभी दल के लोग जो भी कार्यक्रम, सामाजिक संस्थाएं भी करती, कार्यक्रम तो डालती हैं। किसने रोका है? कोई पाबंदियां हैं क्या? आपातकाल नहीं है। इस तरीके का आरोप लगा कर ये चाहते हैं कि अगर ये किसी को बरगला सके तो इनका ये भ्रम हो सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अभी हमारे माननीय पत्रकार महोदय ने कहा तो जिम्मेदारी की बात मैंने पहले भी कहा, मैं अपनी बात से हट नहीं रहा। हम सरकार में है, मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई कमी है या कोई गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे करना वो ठीक करके दिखाऊंगा। जी ठीक है, प्रतीक्षा करें। ठीक है। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी। हर चुनाव से पहले आप साजिश करते हैं, आपका कोई एजेंडा ही नहीं है, जनता के बीच ईमानदारी के साथ जाइए, तब शायद आपको लेकर जनता सोचे, ऐसा देवेंद्र जी कह रहे हैं। जी। अगर उनके पास कोई जनहित के मुद्दे रहे होते तो उस पर बात कर रहे होते। ये जो बात वो कर रहे हैं, इसका प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तब से दिया जाता जब बच्चा 9 साल का। झूठ बोलो, बदनाम करो, अफवाह फैलाओ, भ्रम फैलाओ, इससे प्रशिक्षित हैं। इनके बात का कोई महत्व नहीं है। महत्व ले लेते हैं जरा प्रधानमंत्री जी की बात का थोड़ी देर के लिए। अभी गोरखपुर में आए थे। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए, जब वंदे ट्रेन जो होती है, वंदे मातरम ट्रेन, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, गरीबों को मैं सौंप रहा हूँ। 110 रुपए किराया है गोरखपुर से, इंटरसिटी में गोरखपुर से लखनऊ का। उस ट्रेन का किराया है 890 रुपए। बोलते, एक प्रधानमंत्री स्तर का आदमी जब इस तरीके से बोलेगा, वो ट्रेन किस लिए चलाई गई है? वो 14 डिब्बों की ट्रेन थी, 60 डिब्बे कर दिए गए हैं, चलाया गया है। जब ये ट्रेन चल पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी तो इसको बेच लेंगे, व्यापारियों के लिए चलाया गया है। एक झूठ। दूसरा झूठ बोलते हैं, बनारस में जैसे पहुंचते हैं तो कहते हैं हम आयुष्मान कार्ड
भेज रहे हैं। 9 साल बीतने को है, 10वां साल आ गया है, अभी आयुष्मान कार्ड भेज रहे हैं। इतनी अयोग्य सरकार है। और आपने क्यों नहीं बता दिया कि आयुष्मान कार्ड से कितने पेशेंटों का इलाज हो गया? इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि एक योजना है पोषण योजना। जब टीबी के मरीज को दवाई दी जाती है तो WHO की गाइडलाइन पे उसको पोषण भी दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए 500 रुपया निर्धारित किया गया। कोविड के बाद से आज तक नहीं दिया इन लोगों ने। इतनी अयोग्य है कि 500 रुपया एक टीबी के मरीज को नहीं दे सकते हैं। और भ्रम क्या फैलाते हैं, 2025 तक टीबी का रोग भारत से खत्म कर देंगे। फिर झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। तो हम इनके प्रवक्ता से क्या अपेक्षा करेंगे? ये कहते हैं कि हमने मुद्रा लोन के तहत इतना दिया, इतना रोजगार सृजन कर दिया, कुछ कहने के लिए। नौकरी की बात पे कुछ नहीं बोलते हैं, रोजगार पे अब आ गए हैं। हालत यह है कि उनके फिगर पे राष्ट्रीय स्तर पे जो आय है वो 14,000 रुपए है एक भारतीय की, जिसमें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पाने वाले भी हैं। इसमें व्यापारी भी शामिल है जिनका 300 करोड़ का फायदा होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लगभग 5,838 रुपए है एक प्रति व्यक्ति आय। तो अगर आपने इतने ज्यादा रोजगार का सृजन कर दिया था तो ये आय के सीजन में क्यों आय इतना घट क्यों गई? और इसका फिगर बता दे। इंटरनेशनल लेवल पे हम 65वें नंबर के गरीब देश हो गए हैं। इस 9 साल में इन्होंने जो हमें तमगा दिया है कि 65वें नंबर के हम गरीब देश हो गए हैं। तो इनकी झूठ बोलने की आदत है। इनके पास जब मुद्दा नहीं होगा तो बदनाम करेंगे। विपक्षी दल से घबराए हुए हैं तो कहेंगे उनको मीडिया दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। आज जयंत जी हमारे साथ आ गए, आज नीतीश जी हमारे साथ आ गए, आरजेडी का विलय हो गया। अरे आप अपना देखो ना भाई। हमारा जो विलय होगा, जब हमारे यहाँ कोई छोड़ के जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। तो पूरी डिबेट इनकी इस पे आधारित है। ये कह के भी ये लोग प्रवक्ताओं को नहीं तोड़ पा रहे हैं। प्रवक्ता भी एक दूसरे के, विपक्षी प्रवक्ता एक साथ बोल रहे हैं। तो ऐसे समझ लिए कितना घबराए हुए हैं। इनके बात का कोई महत्व नहीं, 24 में पता लग जाएगा। जी ठीक है। देखिए देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। विपक्षी दल से घबराए हुए हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं रविंद्र जी। और व्याकुल हैं, ये सत्ता में है नहीं। और जो विपक्षी जिम्मेदारी, जो ये विपक्षी दल होने का दावा करते हैं, उस स्थिति में नहीं है। ये जनता को भरोसा तो दिला पाए पहले कि ये विपक्ष लायक भी हैं। सत्ता तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश में अमन चैन, प्रेम नहीं आ रहा है, विकास की ओर अग्रसर। अभी बात कर रहे थे सड़कों की, ट्रेन की, प्लेन की। पूरा देश देख रहा है कितने सुलभता चीजों हर व्यक्ति भोग कर रहा है। सड़कों को आप देखिए कितने 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन चल रही हैं। हवाई जहाज आप देख रहे हैं कितना उसका उपलब्धता है। एक कॉमन मैन भी हवाई जहाज पे घूम। ट्रेनों का, स्टेशनों का आप देख लीजिए कितना बढ़िया सुंदरीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है। हम सुविधा दे रहे हैं, निश्चित रूप से सुविधा दे रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है, मैं सरकार में। और जनता हमारे कार्यों को देख रही है, वो हमें नंबर दे रही है। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसका नंबर जनता हमें दे रही है। इससे ये आगे कंपटीशन करना चाहते हैं तो ये हमसे बेहतर करके दिखाए ना। अभी ये विपक्ष की स्थिति में नहीं खड़े होंगे, सत्ता की बात करते। मुझे तो बिल्कुल मुंगेरी लाल के हंसी सपने जैसे दिखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मामलों से इनको कोई लेना देना नहीं। यहाँ की जनता भाड़ में जाए, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये केवल किसी तरीके से क्या, ये कांग्रेस से अलायंस तो करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ना आए। ये शिवसेना के पास जाएंगे, ये राकांपा के पास जाएंगे, ये तृणमूल के पास जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में ईमानदारी से सोचिए ना, अगर कुछ करना आपको तो। ठीक है। और आप अगर इस तरीके से आप घूम टहल के चाहते हैं कि आप पर्यटन करके आप अगर कुछ हासिल कर लें तो ये आपका अपना विषय हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जी ठीक है। ऐसे पर्यटन करते हैं। ठीक है सुनील जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। देखिए लगातार पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव की बात कह रही है, तमाम चीजें कर रही है, वहीं अखिलेश यादव विपक्षी एकता को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर अखिलेश यादव को विपक्षी एकता का साथ मिल जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ नुकसान होगा या अखिलेश यादव को इससे फायदा होगा?
देखिए मयूरी जी, मैं वो शब्द कहना चाह रहा हूँ कि विपक्षी एकता इन लोगों की इस तरह से है, जब तक रहता स्वार्थ है तब तक करते प्रीत, परदेसी और फाकड़े हुए किसी के मीत। ये 24 चुनाव गुजर जाने दीजिए, फिर आप देखेंगे कि विपक्षी दलों में कितनी एकता है, कितनी एकता थी और कितनी एकता रहेगी। ये केवल 24 चुनाव तक एकता दिखाई पड़ रही है। और मयूरी जी देखिए, विपक्ष एकजुट होगा तो भले ही भाजपा प्रवक्ता महोदय हमारे कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तो हो सकती है भाजपा को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल पहले ये उठता है कि जब विपक्ष एक हो। अभी आपने देखा पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग हुई, ममता दीदी यहाँ साथ साथ रही, जैसे बंगाल पहुंची कांग्रेस को रोना शुरू कर दी। यस, तो कैसे विपक्षी दल एक होगा, सबसे ज्यादा यक्ष प्रश्न मेरे विचार से यही है। और अगर एक हो भी गया तो अभी सीटों के बंटवारों में भी दिक्कतें होंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मेरे विचार से, आरपीसी जी बैठे हुए हैं, नहीं चाहेगी कि कोई प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हमारा तैयार हो, क्योंकि भाजपा से प्रतिद्वंदी तुलना में केवल समाजवादी पार्टी ही आ रही है। तो कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ कांग्रेस उभरे या बसपा उभरे, जिससे हमारा वोट बैंक कम हो। ऐसे ही अन्य स्टेट में भी है, जो वहाँ सत्तारूढ़ दल हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि विपक्षियों की यहाँ राजनीति सफल हो और आगे बढ़े। ये मेरा अपना मानना है विपक्षी एकता को लेकर के। तीसरी बात मयूरी जी, कि अगर मान लीजिए विपक्षी एकता में आपकी सीटें आ भी जाती हैं, तब भी आप लोग बिखर जाएंगे। एक कुर्सी प्रधानमंत्री की भारत में है और हर राजनीतिक दल का प्रमुख नेता प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, तो कैसे ही हो पाएगा? ये चीज संभव नहीं है कि हाँ डिप्टी किया जाए, भी संभव नहीं है। तो ये विपक्षी एकता जो है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि 24 छलावा है, 24 तक ही चलता है। सीटों बंटवारों में लेके देखिए, उसमें भी विवाद कहीं नहीं खड़ा हो जाएगा। जी मयूर जी। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं। जहां अखिलेश यादव विपक्षी एकता को धार दे रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मैदान में उतरी हुई है और लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।